हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निशा गोयल, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, आरडी गर्ल्स कॉलेज भरतपुर। हम पढ़ रहे थे बीए पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर राजनीति विज्ञान के मूल आधार के अंतर्गत व्यवहारवादी आंदोलन की प्रमुख मान्यताएं। आज हम देखेंगे व्यवहारवाद का मूल्यांकन। व्यवहारवाद की अनेक दुर्बलताएं हैं जिनके कारण इसकी आलोचना की जाती है। नंबर 1, अत्यधिक शब्दाडंबर। व्यवहारवाद द्वारा अपनाई गई अपरिचित शब्दावली, नई संप्रतियों तथा शुष्क वाक्य रचना की कटु आलोचना की जाती है। व्यवहारवाद के अंतर्गत जिस प्रकार की निरर्थक दलीलें दिया करते हैं, उसी प्रकार आधुनिक विद्वान केवल शब्द जाल को ही व्यवहारवाद की संज्ञा देते हैं। परिणाम यह होता है कि सुनहरे शब्द जाल में राजनीति विज्ञान की आत्मा तड़पती ही रहती है। डॉक्टर SP वर्मा ने कहा है, तटस्थता और निष्पक्षता प्राप्त करने के लिए अनुभववादी सिद्धांतवादियों ने एक नया उलझाने वाला और फूहड़ शब्दजाल आविष्कृत कर लिया है। नंबर 2, राजनीतिक व्यवहार की धारणा गलत। व्यवहारवादी यह मानते हैं कि राजनीति विज्ञान में संस्थागत अध्ययन के स्थान पर मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाना चाहिए, किंतु व्यवहारवादी मानव व्यवहार का विज्ञान प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे हैं। वे मनुष्य के व्यवहार के मुख्यतः सामान्य और नियमित गुणों का ही अध्ययन करते हैं। व्यवहारवादी शोध में यूनिक घटनाओं की अपेक्षा की जाती है। व्यवहारवादी घटनाओं के पीछे सामान्य नियम एवं नियमितताओं को खोजने में व्यस्त रहते हैं, इसलिए आलोचक उन्हें सामान्य नियम खोजने वाला कहकर पुकारते हैं। नंबर 3, राजनीति विज्ञान विशुद्ध विज्ञान नहीं है। व्यवहारवादी इस तथ्य को भुला देते हैं कि प्राकृतिक विज्ञानों और राजनीति विज्ञान में एक बहुत बड़ा अंतर है। राजनीति विज्ञान के तथ्य प्राकृतिक विज्ञानों के तथ्यों की तुलना में बहुत अधिक जटिल, अत्यंत परिवर्तनशील होते हैं। कार्ल पॉपर के अनुसार राजनीति वैज्ञानिकों की भविष्यवाणियाँ अगर मगर की स्थिति से आगे नहीं जा सकती। नंबर 4, पद्धतियों पर अत्यधिक बल। व्यवहारवादी तथ्यों और आंकड़ों को एकत्रित करने में इतने उलझे रहते हैं कि वे व्यावहारिक एवं महत्वपूर्ण तथ्यों को ही भुला देते हैं। केवल पद्धतियों पर ही महत्व देना उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। नंबर 5, मूल्य निरपेक्षता संभव नहीं। व्यवहारवादी मूल्य निरपेक्षता में अत्यधिक विश्वास करते हैं, जबकि मूल्य निरपेक्षता असंभव है। अनुसंधानकर्ता के व्यक्तिगत मूल्य कहीं ना कहीं उसके निष्कर्षों को प्रभावित करते ही हैं। जब कोई शोधकर्ता अपने शोध का प्रारंभ करना चाहता है, तो शोध संबंधी विषयों के चुनाव में वे अपने मूल्यों, हितों और जिज्ञासाओं से प्रभावित रहता है। लियो स्ट्रॉस ने कहा है, मूल्य निरपेक्षता का परिणाम गटर की विजय ही हो सकता है, और यही हुआ भी। नंबर 6, अत्यधिक खर्चीली पद्धति। व्यवहारवादी शोध पद्धति अत्यधिक खर्चीली है। अमेरिका में व्यवहारवादी अध्ययन के नाम पर करोड़ों डॉलर खर्च किए गए। इसके बार बार परिणाम सर्वेक्षण किए जाते हैं, आंकड़े एकत्र किए जाते हैं तथा विश्लेषण करने के लिए विभिन्न पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। नंबर 7, अन्य पद्धतियों के महत्व को नकारना। व्यवहारवादी अन्य पद्धतियों के महत्व को स्वीकार नहीं करते। इस संबंध में सिबली ने लिखा है, राजनीति का अध्ययन यदि केवल इसी आधार पर नहीं करना है कि व्यक्ति का व्यवहार निर्दिष्ट परिस्थितियों में क्या हो सकता है, परंतु इस आधार पर भी कि वह आज क्या है, कल क्या था, भविष्य में क्या होगा और कैसा होना चाहिए, तो हमारा काम केवल व्यवहारवाद से नहीं चलेगा। हमें राजनीतिक चिंतन के इतिहास, नीति, दर्शन, सांस्कृतिक इतिहास, शास्त्रीय परंपरा के परिकल्पनाशील राजनीतिक दर्शन, राजनीतिक विवरण और प्रत्यक्ष राजनीतिक अनुभव सभी से सहायता लेनी होगी। सूक्ष्म अध्ययन के निष्कर्षों को बृहत स्तर पर लागू करने की समस्या। व्यवहारवाद की एक समस्या सूक्ष्म बृहत विश्लेषण के पारस्परिक संबंधों को संतोषपूर्वक उत्तर देने की है। सूक्ष्म अध्ययन करके उसके निष्कर्षों को बृहत आधार पर इकाइयों पर लागू करने का प्रयास कितना तर्कपूर्ण एवं वैज्ञानिक होगा। एक गांव को छोड़ने थोड़े से मतदाताओं के व्यवहार एवं विषयों का अध्ययन करके निकाले गए
निष्कर्षों को संपूर्ण सामाजिक इकाई पर लागू करना कितना वैज्ञानिक है। नंबर 9, व्यवहारवाद नीति निर्धारण के परिप्रेक्ष्य में। जब हम व्यवहारवाद के निष्कर्षों की नीति निर्धारण के प्रश्न से जोड़ते हैं तो उसकी कमियां और स्पष्ट होती हैं। नीति निर्माण में अनेक तत्व योगदान देते हैं। न केवल तथ्य, उसमें नैतिक तत्वों और राजनीति का भी हाथ रहता है। केवल तथ्यों के आधार पर ही नीति निर्माण नहीं किया जा सकता। नंबर 10, संख्यात्मक पद्धति से मानवीय स्वभाव का मापन संभव नहीं। व्यवहारवाद पर एक और दोष थोपा जाता है कि संख्यात्मक प्रणाली के द्वारा मानवीय व्यवहार के गुणात्मक पहलुओं का यह अध्ययन करता है। मानवीय स्वभाव इतना जटिल है कि उसके अंतरतम की गहराइयों, उसकी जटिलताओं तथा सूक्ष्मताओं का विश्वसनीय तरीके से ज्ञापन नहीं हो सकता। मनुष्य की मनोप्रवृत्तियों तथा प्रेरक कारणों का सच्चा ज्ञान क्या प्रश्नावलियों द्वारा किया जा सकता है? व्यवहारवाद की ये सभी आलोचनाएं की जाती हैं और व्यवहारवादी आंदोलन की अंतर्गत हम ये देखते हैं कि बहुत सी कमियां देखने को मिली, लेकिन व्यवहारवाद की उपयोगिता और व्यवहारवाद का राजनीति विज्ञान पर बहुत अधिक प्रभाव देखने को मिला है। व्यवहारवादी क्रांति के प्रारंभिक दौर ने परंपरागत विचारकों और व्यवहारवादी विचारकों के बीच शीत युद्ध के जिस वातावरण को जन्म दिया था वह आज समाप्त हो चुका है। हमने एक ऐसी स्थिति में प्रवेश कर लिया है जिसमें व्यवहारवाद का उचित मूल्यांकन संभव है। व्यवहारवाद के फलस्वरूप आज राजनीति विज्ञान को नवीन राजनीति विज्ञान के नाम से पुकारा जाता है। इसके परिणाम स्वरूप राजनीति विज्ञान के साहित्य में पिछले 4 दशकों में आशातीत वृद्धि हुई है। व्यवहारवाद के प्रयासों के परिणाम स्वरूप संस्थाओं के औपचारिक अध्ययन को चुनौती दी गई है तथा अब व्यक्ति, प्रक्रिया तथा तथ्य राजनीति विज्ञान के अध्ययन के केंद्र बन गए हैं। इसने राजनीति विज्ञान के अध्ययन को और विश्लेषण को नए साधन और औजार भी दिए हैं, जिसके तथ्यपूर्ण निष्कर्षों ने नीति निर्माण में योगदान देकर राजनीति शास्त्र को सामाजिक इंजीनियरिंग का माध्यम बनाने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाया है। व्यवहारवाद की कुछ उपयोगिताएं बता सकते हैं, जैसे नंबर 1, व्यवहारवाद केवल मात्र एक उपागम या दृष्टिकोण नहीं है, वरन यह तो राजनीति विज्ञान की समस्त विषय वस्तु को नवीन रूप में प्रस्तुत करने का एक साधन है। व्यवहारवाद केवल सुधार ही नहीं वरन पुनर्निर्माण क्रिया है तथा इसने राजनीति विज्ञान को नए मूल्य, नई भाषा, नई पद्धतियाँ, उच्चतर प्रस्तुति, नवीन दिशाएं और सबसे बढ़कर अनुभवात्मक वैज्ञानिकता प्रदान की है। नंबर 2, व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान के दृष्टिकोण को व्यापक बनाया है और उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया है कि एक समाज विज्ञान का अध्ययन दूसरे समाज विज्ञान के संदर्भ में ही किया जाना चाहिए। व्यवहारवादियों ने इस विचार को अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण कहा है। डहल के अनुसार राजनीतिक अध्ययनों को आधुनिक मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के सिद्धांतों, उपलब्धियों और दृष्टिकोणों के निकट संपर्क में लाने में सफल हुआ है। नंबर 3, राजवैज्ञानिक अब तक सामान्यतया ऐसे दार्शनिकों के रूप में कार्य करते रहे हैं जो केवल नैतिक मूल्यों व आदर्शों से ही संबंध रखते थे। व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान को यथार्थ के धरातल पर खड़ा करने का कार्य किया है। उसने इस बात पर जोर दिया है कि राजवैज्ञानिकों का संबंध क्या है से ना कि क्या होना चाहिए से। व्यवहारवाद ने संस्थाओं के स्थान पर व्यक्ति को राजनीतिक विश्लेषण की इकाई बनाने पर जोर देने की बात कही है, वह इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इस प्रकार उसने राजनीति विज्ञान को एकता और आधुनिकता प्रदान की है। नंबर 4, व्यवहारवाद ने अपने वैज्ञानिक अनुभववाद के माध्यम से नवीन दृष्टि, नवीन पद्धतियों, नए मापन और नूतन क्षेत्र प्रदान किए हैं। व्यवहारवाद के परिणाम स्वरूप ही राजनीति विज्ञान साक्षात्कार प्रणाली, मूल प्रश्नावली प्रणाली और सोशियोमेट्री आदि अपनाने की ओर प्रवृत्त हुआ है। राजनीति के अंतर्गत अब न केवल मतदान व्यवहार
वरन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं का अध्ययन भी इस पद्धति के आधार पर किया जाने लगा है। वस्तुतः व्यवहारवाद वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति का प्रतीक है। नव राजनीति शास्त्र के निर्माण में व्यवहारवाद की भूमिका उल्लेखनीय है। यद्यपि व्यवहारवादी अपनी नई शोध प्रणालियों के आधार पर उन उद्देश्यों को प्राप्त करने में सर्वथा असफल रहे जिन्हें प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, परंतु डॉक्टर SP वर्मा के शब्दों में, इन सब कमियों के बावजूद व्यवहारवादियों ने राजनीति विज्ञान को उसकी गहरी तंद्रा से जगा दिया, उसमें शोध के नवीन आयामों को खोला और नई तकनीकों का विकास किया। अगले लेक्चर में हम देखेंगे उत्तर व्यवहारवाद। धन्यवाद।